अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर फिजिक्स वेव मोशन एंड साउंड को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आज हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके डेली लाइफ यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास। और डेली लाइफ यूजेज इसके हम एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट में पढ़ेंगे। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। अब देखेंगे डॉपलर इफेक्ट एक जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एग्जाम्स के हवाले से उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमूमन हर साल ही ये एग्जाम्स के अंदर आता है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो हम सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। देखेंगे डॉपलर इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो है हमारे पास कि द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और रिसीवर और बोथ इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी के अंदर अपेरेंट चेंज जो आता है साउंड की, वो किस वजह से आता है, वो रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और रिसीवर के यानी कि ऑब्जर्वर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसकी वजह से जो अपेरेंट चेंज आता है साउंड की फ्रीक्वेंसी में, उसको हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, हमने उस अपेरेंट चेंज के बारे में पढ़ना है कि वो अपेरेंट चेंज किस तरीके का आ रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, या रिलेटिव मोशन किस तरीके से हो रहा है। ये सब क्या सब हमने किसमें डिस्कस करना है, ये सब के सब हमने डिस्कस करना है डॉपलर इफेक्ट के अंदर। अब देखें यहाँ पर कि ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट थे हमारे पास, जिनका नाम था हमारे पास जॉहन क्रिस्टियन डॉपलर, और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था 1842 के अंदर। हुआ ये था कि ये स्टार्स में से आने वाली लाइट को स्टडी कर रहे थे, और फिर इन्होंने सेम लाइट को जो है वो जनरेट करवाया, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को जनरेट करवाया लेबोरेटरी के अंदर, और फिर उस फ्रीक्वेंसी को स्टार्स में से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच किया, तो रिजल्टिंग इनके पास उन दोनों फ्रीक्वेंसीज में कुछ डिफरेंस आया। देन फिर फर्दर स्टडी इन्होंने जब किया तो इनको मालूम हुआ कि ये जो डिफरेंस आया है वो इस वजह से आया है बिकॉज के स्टार और अर्थ के बीच में रिलेटिव मोशन है। और फिर उन्होंने इस ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया साउंड के ऊपर, और फिर हमारे पास एक इफेक्ट आ जाता है जिसे हम कह रहे हैं डॉपलर इफेक्ट। अब अगर यहाँ पर ही मैं आपसे पूछूंगी मिसाल के तौर पर, अगर ये हमारे पास एक स्पीकर यहाँ पर मौजूद है जिसमें से म्यूजिक जो है वो प्ले हो रहा है, तो वो म्यूजिक हमारे पास चारों तरफ प्ले होगा। ठीक है ना, हम देखेंगे कि वो इस तरीके से चारों तरफ उसका साउंड जो आज जा रहा होगा। आप सोचेंगे आप इस तरफ से आ रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली आप इस की तरफ मूव करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आपके पास फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम इसकी तरफ जा रहे हैं तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाएगी और हमें साउंड जो है वो ज्यादा सुनाई देगा, और इसी तरीके से फिर जब आप इसे क्रॉस करके इस तरफ चले जाएंगे, तो अब मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि सर अब हम इनसे दूर जा रहे हैं तो साउंड जो है वो कम होता जाएगा। यही हमारे पास एक एग्जाम्पल है रिलेटिव मोशन की वजह से, क्योंकि आप स्पीकर या उस इंस्ट्रूमेंट से जिसमें से साउंड प्ले हो रहा है, जिसमें म्यूजिक प्ले हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट से कंटिन्यूसली अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि आप एक जगह पर खड़े हुए, फॉर सपोज आप स्टेशन पर खड़े हुए और आप देख रहे हैं कि ट्रेन हॉर्न बजाती हुई आपको क्रॉस कर रही, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो आपके करीब आ रही है तो आपको उसका हॉर्न ज्यादा सुनाई देगा, और जब वो आपको क्रॉस कर जाएगी तो वो हॉर्न की जो इंटेंसिटी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कम हो जाएगी। तो इसी ही अपेरेंट चेंज को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में आ रहा है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर या रिसीवर, इस इफेक्ट को हमने डॉपलर इफेक्ट कहते हैं।
अब डॉपलर इफेक्ट हमारे पास 3 केसेस हैं डॉपलर इफेक्ट के, ठीक है। तो सबसे पहला जो केस है, हम तीनों केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर वन बाय वन उनके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके रिजल्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। जो नंबर 1 केस है वो है व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज इन मोशन, ठीक है। अब हमने सोर्स यानी कि वो जो स्पीकर या वो सोर्स जिसमें से म्यूजिक प्ले हो रहा है उसे हमने रेस्ट में रखा है, जबकि ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है। क्लियर हो रही है बात। अब मोशन 2 टाइप्स का हो सकता है। सबसे पहला तो व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द स्टैटिक फोर्स, केस 1 का पहला टाइप आ गया कि ऑब्जर्वर स्टैटिक सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि सोर्स तो रेस्ट में, ऑब्जर्वर उस सोर्स की तरफ आ रहा है, ठीक है। सेकेंडली व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द स्टैटिक सोर्स, और फिर हमने ये देखना है कि अपैरेंट चेंज क्या आएगा जब वो जो सोर्स रेस्ट में है ऑब्जर्वर उससे दूर जाता रहे। ये हमारे पास आ जाएगा केस नंबर 1 और उसकी 2 टाइप्स। केस नंबर 2 एंड 3 में हमारे पास क्या, केस नंबर 2 हमें कह रहा है कि व्हेन द ऑब्जर्वर इन रेस्ट एंड सोर्स इज मूविंग। दूसरा हमने ये डिस्कस करना है कि अब ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स मूव कर रहा है। क्लियर। अगर हम इसके चाहें तो फिर 2 टाइप्स बना सकते हैं, एक ये कि टुवर्ड्स द स्टैटिक ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम द स्टैटिक ऑब्जर्वर। केस नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि व्हेन द बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग और आर इन मोशन। अब दोनों केस नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे कि पहले देखें, पहले 2 केसेस क्या थे कि पहले केस में था कि रेस्ट में है, सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मोशन कर रहा है। दूसरे में क्या होता है कि सोर्स मोशन कर रहा है जबकि ऑब्जर्वर रेस्ट में था। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है कि दोनों ऑब्जर्वर और हमारे पास जो सोर्स है दोनों मोशन कर रहे हैं। अब अगेन मोशन एक दूसरे के आई मीन के टुवर्ड्स भी हो सकता है और अवे फ्रॉम भी हो सकता है। तो ये हमारे पास 3 केसेस आ गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 है हमारे पास कि व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट एंड ऑब्जर्वर इज इन मोशन, ठीक है ना। तो अब हम उसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द स्टैटिक सोर्स। अब जो ऑब्जर्वर है वो मूव किस तरफ कर रहा है, स्टैटिक सोर्स की तरफ मोशन कर रहा है। आप देखेंगे ये हमारे पास सोर्स है जिसमें से म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप सपोज करेंगे आप एक शादी हॉल के अंदर जा रहे हैं जिसमें स्पीकर लगे हुए और उसमें से मोशन म्यूजिक प्ले हो रहा है, ठीक है। तो म्यूजिक जो प्ले हो रहा है वो उसकी तो अपनी उसमें से निकलने वाला जो साउंड है या उसमें से निकलने वाला जो एनर्जी है वो पार्टिकल्स को, एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब तो कर रही है, उनकी अपनी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है। लेकिन जैसे जैसे आप उस शादी हॉल के करीब जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपको वो जो म्यूजिक है वो ज्यादा इंटेंसिटी में, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में सुनाई दे रहा है, या यूं कह लेंगे वो साउंड इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। तो आप देखें कि जो म्यूजिक प्ले हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, और आप जैसे जैसे उसके करीब जा रहे हैं तो वो जो वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है उसे हमने v नॉट करके लिख दिया, ठीक है। तो आप देखें कि जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी वो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। अब अगर हम इन दोनों वेलोसिटीज को देखें तो हमें मालूम है कि जब दो यानी कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं तो हम उनकी वेलोसिटीज को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी हमें मिलेगी साउंड की वो हम लिखेंगे v प्राइम इज इक्वल टू, हमने ये जो v यानी कि जो सोर्स में से निकलने वाला जो साउंड है उसकी वेलोसिटी और जिस वेलोसिटी के साथ हम इसकी तरफ मोशन कर रहे हैं उस वेलोसिटी को हम ऐड कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि v प्राइम इज इक्वल टू v प्लस v नॉट हो रहा है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें मालूम है कि ये किसी भी वेव की स्पीड मालूम करने के लिए हमारे पास एक फंडामेंटल फार्मूला है v इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी यहाँ से मालूम करनी है तो लैम्डा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है
जैसे मैं लेफ्ट साइड की तरफ ड्राइव करवा के जाऊंगा तो वो डिवाइड करने लग जाएगा एंड इट बिकम्स एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। अब मैं क्या करूंगा कि इस v की जगह पर यानी कि अगर f प्राइम आ जाता है हमारे पास, f प्राइम यानी कि ये वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जो कि हम करीब जाने से हमें लग रहा है कि वो जो साउंड इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखेंगे f प्राइम इज इक्वल टू v प्राइम अपॉन में लेमडा आ जाएगा। v प्राइम किसके बराबर था, वो तो बराबर था v प्लस v नॉट के। तो हमने f प्राइम सेम रखा, v प्राइम की जगह पर उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, अपॉन में लेमडा सेम रखा। नाउ हमें ये भी मालूम है उसी ही फंडामेंटल फॉर्मूले से जो कि v इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय लेमडा था, तो लेमडा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी v अपॉन एफ। अब हम क्या करेंगे कि इस लेमडा की जगह पर लेमडा की जो वैल्यू है यानी कि वेवलेंथ की जो वैल्यू आई है हम उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब देखेंगे ये डबल अपॉन है तो ये एफ जो है वो यहाँ से इस तरफ आकर मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज हम इसे यूं भी लिख सकते हैं v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई v अपॉन एफ, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमें बेसिक मैथमेटिक्स मालूम है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे यानी कि f अपॉन v हो जाएगा। बहरहाल हमें जो f प्राइम मिलेगा वो f प्राइम क्या मिलेगा कि v अपॉन वी नॉट अपॉन v मल्टीप्लाई बाय f। तो अब ये जो f प्राइम है ये हमारे पास क्या है, वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि हम ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा था जब वो सोर्स की तरफ जा रहा था, क्लियर। और ये वो f है यानी कि f ये वो वाला f है जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो कि उस स्पीकर की है जिससे वो म्यूजिक प्ले हो रहा था। अब देखेंगे जब न्यूमरेटर में वैल्यूज एड हो रही होती है तो इट मीन्स के उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंक्रीजिंग रिजल्ट आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब फॉर्मूला shows that f prime is greater than f because v plus v naught upon v is greater than 1। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो अपेरेंट चेंज जो आएगा फ्रीक्वेंसी में, जो अपेरेंट चेंज आएगा साउंड की, रिलेटिव मोशन कैसा हो रहा है कि सोर्स स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है वो मूव टूवर्ड्स द सोर्स है, इस वजह से जो अपेरेंट चेंज आएगा वो इंक्रीजिंग अपेरेंट चेंज आएगा। होप्स हो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 1 के दूसरे टाइप पर जिसमें ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द स्टैटिक सोर्स। अब ऑब्जर्वर क्या हो रहा है, अब आप समझेंगे हमने खाना पीना कर लिया और अब आप घर की तरफ निकले वापस, तो मुझे आप पहले ये बताएं कि आपके घर तक क्या उस म्यूजिक का साउंड आ रहा होगा, और अगर आ भी रहा है तो क्या वैसा ही सोर्स साउंड आ रहा है जैसा आप उस वक्त फील कर रहे थे, उस वक्त ऑब्जर्व कर रहे थे जब आप टेबल पर बैठकर तिक्के छिक्के खा रहे थे। तो ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नो, बिकॉज के आप उस स्टैटिक सोर्स से मूव अवे कर गए यानी कि मूव अवे फ्रॉम द स्टैटिक सोर्स आ चुके हैं आप। तो यहाँ पर आप देखें कि वेलोसिटी तो सेम रही लेकिन आप उस v नॉट के साथ इससे दूर जा रहे हैं, उस सोर्स से दूर जा रहे हैं। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी अगर हम दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं, आई मीन के हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हम नेगेटिव साइन को यूज करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्राइम इज इक्वल टू v माइनस v नॉट हो जाएगा, जिसके वजह से जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो हमें मिलेगी एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्राइम अपॉन लेमडा। वी प्राइम की जगह पर हम रख देंगे v माइनस वी नॉट अपॉन लेमडा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लेमडा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू को शिफ्ट करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट अपॉन में v अपॉन वी है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा कि अपॉन से अपॉन में जो वैल्यू होती है, डबल अपॉन में जो वैल्यू होती है उसे हम ऊपर ले आकर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर देखें कि ये आप मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो f है, f प्राइम, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और ये जो f है ये हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखें कि न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है तो इट मीन्स के हमारे पास जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आई होगी वो डिक्रीज हुई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अबव फार्मूला शोज दैट f प्राइम यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन
actual frequency because me minus v naught upon v is less than 1। तो होप सो के यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई ऐसी बात जो आपको समझ में ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। केस नंबर 2 एंड 3 और साथ ही साथ एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट यह हम अपने अपकमिंग लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और साथ ही साथ हम इसके न्यूमेरिकल्स भी अपलोड करेंगे। जहां तक पूरे होल चैप्टर के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।